बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, महर मोहम्मद अशफाक पैगाम टीवी की तरफ से एक नए टॉपिक इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इस टॉपिक में हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम उर्दू में बैंक दौलत पाकिस्तान भी कहते हैं, उसका इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से क्या उसका विजन है और उसका मिशन क्या है। फिर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा ब्रीफ सा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ कब किया और क्यों किया, और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो इस्लामिक बैंक्स हैं या गैर इस्लामिक बैंक्स, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग का बिज़नेस पाकिस्तान में शुरू किया, और इतने कलील अरसे में किन किन मराहल से गुज़रते हुए कौन कौन सी ग्रोथ हमने अचीव की, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और फिर कुछ चैलेंजेस हैं जो इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर फेस कर रही है, उसको किस तरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और फिर मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फोरकास्ट जारी किया गया है, उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि हम लोग फ्यूचर में हमारी फ्यूचर आउटलुक कहाँ पर होगी और हमारा वे फॉरवर्ड कहाँ पर होगा। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग, जिसमें इस्लामिक फ़ाइनेंस, तकाफुल और स्कूक बॉन्ड, ये जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की, वो इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। मुसलमानों की आबादी आप जानते हैं कि 1.5 बिलियन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान आबाद हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके मुताबिक 1 से लेके 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से। और 9/11 के बाद वेस्टर्न सोसाइटी में इस्लाम के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस क्रिएट की गई। गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम को बड़ी तेज़ी के साथ कबूल करना शुरू किया, और वेस्ट के अंदर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, इसको एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है। और हालिया चंद बरसों के दौरान जो इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ है वो 15 से लेके 20% के दरमियान है। तो ये बड़ी जो हौसला अफजा अवामल हमारे सामने आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान को फोकस करें कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का कैसा निज़ाम चल रहा है, किस तरह हम इसको आगे फ्यूचर में लेके जा सकते हैं, कौन कौन से फ़वाइद हम इससे हासिल कर सकते हैं, इस तरह हमारी इकॉनमी को कौन से फ़वाइद हासिल होंगे। जो विजन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक टू मेक इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान द बैंकिंग फर्स्ट चॉइस फॉर द प्रोवाइडर्स, कि जो लोग इस्लामिक बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे मुराद बैंक से हैं, कि उनकी फ़र्स्ट चॉइस हो कि वो आपको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करें, एंड द यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो लोग कस्टमर्स हैं उनके लिए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं वो फ़र्स्ट चॉइस के तौर पे सामने लेके आया जाए। ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विजन। अगर हम मिशन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मिशन के मुताबिक कि वो पैरेलल बैंकिंग के साथ साथ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है इस पाकिस्तान के अंदर जो शरिया के मुताबिक हों। और शरिया से मुराद कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अहकामात तजारत के हवाले से हम लोगों को बता दिए हैं, उसके ऊपर अमल किया जाए। और जो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस की शक्ल में, अपनी सुन्नत की शक्ल में हम लोगों को वो सारी बातें बताईं, ताकि उसके मुताबिक हम पैरेलल इस्लामिक बैंकिंग को लेके चल सकें। और इस सब अमल के अंदर जो शरिया को कंप्लाइंस, जो शरिया कंप्लाइंस है उसको इंश्योर किया जा सके, और ट्रांसपेरेंसी है उसको भी अप होल्ड किया जा सके। ये तो ब्रीफ सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से विजन और मिशन हम सब लोगों के सामने है। अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल रन डाउन क्या है, क्यों हमें इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की आज बात करने की ज़रूरत पेश हो रही है। तो इसकी हिस्टोरिकल रीज़न्स हैं। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा वतन इस्लाम के नाम के ऊपर हासिल किया गया। मुसलमानों का ये मोटो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान का क्या मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारी ये आइडियालॉजी थी
کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن چاہتے ہیں جہاں پر وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 1 جولائی 1948 کو جب ہمارے فادر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تو قائد اعظم نے یہ حکم دیا کہ ملک میں ایک ایسا فائنینشیل نظام قائم کیا جائے جس کی بنیاد ایکویلٹی کے اوپر، مساوات کے اوپر ہو اور اسلامی بھائی چارے کے اوپر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ایسا نظام قائم کیا جائے جس کی بنیاد مساوات کے اوپر ہو بلکہ بھائی چارے کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور قائد اعظم ہی کا یہ ویژن اور مشن تھا کہ پاکستان کے اندر جو اتصال کا نظام ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلے سٹیپس تھے جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے لیے گئے۔ اور پھر جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے وہ وجود میں آیا، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھا گیا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ایز سون ایز پاسیبل پاکستان میں سے ربا سے مراد کہ سود کو ختم کیا جا سکے اور انٹرسٹ فری سوسائٹی کا قیام لے کے آیا جا سکے۔ یہ تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ کس طرح ہم نے پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہوئے ہی اسلام کو اور بینکنگ اینڈ فائنانس کو ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے چلنا شروع کیا، اور اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی واضح طور پہ ہدایات موجود ہیں اور قرآن کی شکل میں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ارشاد کی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ اشرا وائز کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اگر ہم بات کریں 1970s کی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو پہلے 2 اشرے تھے پاکستان کے وہ ایک کشمکش میں گزر گئے کہ پاکستان میں نظام کون سا ہوگا، آیا کہ صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمنٹ کا سسٹم ہوگا، پاکستان کا آئین کیسا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم پہلے 20-25 سال ہم نے اپنے آئین کو بناتے ہوئے گزار دیے اور پھر کچھ ٹائم ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا۔ لیکن جب 1970s میں پہلے طور پہ کوششیں شروع ہوئیں کہ پاکستان سے ربا کو ختم کیا جا سکے۔ اگر ہم 1980s کی بات کرتے ہیں، ضیاء الحق کی بات، تو اس وقت پاکستان ان 3 ممالک کی دوڑ میں شامل تھا جو ملک میں کوششیں کر رہے تھے کہ انٹرسٹ فری اکانومی کی بنیاد رکھی جا سکے، اور پاکستان نے 12 نان انٹرسٹ فری جو موڈز آف فائنینسنگ ہیں ان کو متعارف کروایا، اور کوشش کی گئی کہ ربا کو ختم کیا جا سکے اور پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر ہم ایک دہائی اور چلیں، 1990s کی بات کریں، تو اس وقت ایک فریم ورک اسٹیبلش کیا گیا جس کے مطابق کہ امپلیمنٹیشن ہے جو اسلامک بینکنگ کی اس کو کس طرح سپیڈ اپ کیا جائے، اسلامک بینکنگ پاکستان میں کس طرح اور انٹینسٹی کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا جا سکے۔ اگر ہم 2000 کی بات کریں تو اس میں جنوری 2002 میں کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف فائنینشیل سسٹم جو وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، اور اس کا جو مین پرپز تھا کہ ہم گورنمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں سے کس طرح انٹرسٹ کو ختم کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے اقدامات ہیں جو ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں تاکہ انٹرسٹ کو ختم کیا جا سکے۔ اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے یہ ہوا کہ ہم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک کنونشنل سسٹم موجود ہے، نان اسلامک سسٹم موجود ہے جس کی بنیاد سود کے اوپر ہے، اور اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سلولی اور گریجولی ایک پروسیس کی ضرورت ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو ایک پیرالل بینکنگ کے طور پہ کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ساتھ چلایا جائے، کیونکہ جو ریڈیکل چینج ہے وہ اس فیز کے اندر ممکن نہیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ کسٹمر کو کنونشنل سسٹم سے اسلامک سسٹم کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق، جو اسلام کے اصولوں کے مطابق، جو شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ اور سروسز کو آپ کے سامنے متعارف کرواتا چلے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں کن کن ایئرز کے اندر اسلامک بینکس اسٹیبلش ہونا شروع ہوئے، تو جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پیرالل بینکنگ کو پاکستان میں اسٹیبلش کیا جائے گا، کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تو 2003 میں
पाकिस्तान में पहली दफ़ा मीज़ान बैंक और अलबरका बैंक इन्होंने फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक का आगाज़ किया, और साथ मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग की जो विंडो के तौर पे या कुछ ब्रांचेस उन्होंने ओपन की अपनी। फिर जब हम 2004 के अंदर जाते हैं तो उसमें अल्फला बैंक ने अपनी कुछ ब्रांचें इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से यूज़ करना शुरू की। और जब हम 2005 के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो इस्लामिक बैंक, जो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स हैं, उनकी तादाद दो ही रही, जिसे मुराद मीज़ान बैंक और अलबरका बैंक। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल बैंक्स हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रिस्पॉन्स था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छा था, और लोग क्योंकि एक ऐसा निज़ाम एक अशरों से ढूंढ रहे थे जो उनको ज़हनी सुकून मुहैया कर सके, जो इंटरेस्ट फ्री एक इकॉनमी की तरफ लेके जा सके, तो इस रिस्पॉन्स को देखते हुए कन्वेंशनल बैंक्स ने अपने कारोबार के साथ साथ इस्लामिक बैंक्स की ब्रांचें भी ओपन करना शुरू कर दी। और इस हवाले से 2006 और 2007 इंतहाई अहम हैं। अगर हम 2006 के स्टैटिस्टिक के ऊपर नज़र डालें तो इस्लामिक बैंक्स तो दो ही रहते हैं, लेकिन और बहुत सारे बैंक्स ने अपनी इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचें ओपन शुरू कर दी, जिस तरह हबीब बैंक है, सुनहरी बैंक है और हबीब बैंक AG ज़्यूरिश है। लेकिन जब हम 2007 में दाखिल होते हैं तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग में बेपनाह जो ग्रोथ है वो नज़र आई। दो इस्लामिक बैंक से बढ़ के इस्लामिक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक की तादाद 6 हो गई, और जो ब्रांचें हैं कन्वेंशनल बैंक्स की उनकी तादाद में भी बेपनाह इजाफा देखने में आया। और बहुत सारे बैंक्स थे जो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कारोबार कर रहे थे, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने की कोशिश की। और इस वक्त जो 6 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और 15 डिफरेंट इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस हिस्टोरिकल रन डाउन से, इस टाइम फ्रेम से आपको ये अंदाज़ा हुआ कि 2003 में ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले हमारे पास 2 इस्लामिक बैंक्स थे, लेकिन जब हम 2007 में पहुँचे तो इस्लामिक बैंक्स में जो फुल इस्लामिक बैंक्स थे उनकी तादाद 6 के करीब हो गई, और जो कन्वेंशनल बैंक्स की ब्रांचें थी उनमें बेपनाह इजाफा देखने में सामने आया। और पाकिस्तान में ये जो स्ट्रेटजी है इसको 3 टियर स्ट्रेटजी का नाम दिया गया। इसके 3 मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स थे पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। सबसे पहले ये फ़ैसला किया गया कि मुकम्मल तौर पे इस्लामिक बैंक्स कायम किए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की परसेप्शन थी कि हो सकता है कि जो ब्रांचें कन्वेंशनल बैंक्स या गैर इस्लामिक बैंक्स ओपन कर रहे हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक ना हो, तो एक विंडो प्रोवाइड की जाए लोगों को ताकि वो इस्लामिक बैंक्स की फुल फ्लेज ब्रांचों से अपनी सर्विसेज को हासिल कर सकें। और साथ साथ इस्लामिक बैंक्स को ये ऑफ़र और फैसिलिटी भी दी गई कि वो अपनी सब्सिडरीज़ को भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला हो चुका था कि पाकिस्तान में पैरेलल बैंकिंग की बुनियाद को फ़रोग़ दिया जाएगा। तो कन्वेंशनल बैंक्स को इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, उनको आवाम तक पहुंचाने के हवाले से उनको ये ऑफ़र दी गई और लाइसेंस उनको जारी किया गया। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 2003 से हमने सिलसिला शुरू किया 2012 तक आते हुए आया कि इसके अंदर ग्रोथ क्या हुई, इसका आउटकम क्या निकला, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं मार्च 2003 से लेके मार्च 2010 तक जो इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करूं तो 2003 में जो शेयर था इस्लामिक बैंकिंग का वो सिर्फ 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ था। दैट मीन्स कि सिर्फ 1 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ 2003 में रखे गए या इन्वेस्ट किए गए इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। और अगर हम आगे चलें मार्च 2010 तक ये बढ़कर 6 अरब पाकिस्तान के रुपीज़ हो गए। तो इस इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम हो, उस मार्केट के अंदर एक नई प्रोडक्ट लेके आना और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर 6-7 साल के अंदर अंदर उसको एक सक्सेसफुल एग्जांपल क्रिएट करना, ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ा कारनामा है। और अगर हम ब्रांचेस के हवाले से बात करें कि इस्लामिक फाइनेंस की इस वक्त कितनी ब्रांचें काम कर रही हैं, अगर हम टोटल बैंक्स के हवाले से बात करें तो फुल फ्लेज जो इस्लामिक बैंक्स हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वो 6 हैं, और उन 6 बैंकों की इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब ब्रांचें पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े देहातों में काम कर रही हैं। और जो अगर हम टोटल बैंकिंग का ब्रांचेस का इसका
कंपैरिजन करें तो वो टोटल 23% हमारे पास ये मार्केट शेयर है इस्लामिक बैंक्स की तरफ से। और अगर हम कन्वेंशनल बैंक्स के हवाले से बात करें तो 13 के करीब कन्वेंशनल बैंक्स हैं। इन बैंक्स ने अपनी इस्लामिक ब्रांचें ओपन की हुई हैं और जिनकी तादाद तकरीबन 170 के करीब है। और अगर हम जो इसकी सब ब्रांचेस हैं उनको काउंट करें तो टोटल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में 649 के करीब ब्रांचें हैं जो इस्लाम के मुताबिक जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही हैं। और इतने शॉर्ट पीरियड के दरमियान ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे अवामिल हैं जो इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो बहुत डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। उस स्टेक होल्डर के अंदर आपके इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसके अंदर कार फरमा हैं। अगर हम अपने इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट का विजन क्या है, वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस्लामिक बैंक्स को कहाँ पर फ्यूचर में लेके जाना चाहती है, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, फिर आपका कैपिटल कि आपको जो कैपिटल इक्विटी की फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या आपको स्पॉन्सर्स की फॉर्म में आपको कैपिटल मिल रहा है, आप उसका कहाँ पर और किस तरह प्रॉपर यूज़ करना चाह रहे हैं। और जिसमें सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी स्टाफ की प्रोडक्टिविटी है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो कितना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के हवाले से। और फिर जो शरिया सुपरविजन बोर्ड है या शरिया एडवाइज़र है उसका इस इंटरनल प्रोसेस के अंदर रोल क्या है, किस हद तक वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको इस्लाम के मुताबिक वो कंप्लाइंस उसकी कर सकता है। तो ये तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स से कि जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा नाजरीन बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। ये तो इंटरनल फैक्टर थे जो इस्लामिक बैंक्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। नाजरीन इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे जो अहम फैक्टर वो कस्टमर्स हैं कि कस्टमर्स की क्या परसेप्शंस हैं, कस्टमर्स इस्लामिक बैंकिंग को किस नज़र से देख रहे हैं, आया कि वो इससे सेटिस्फाइड हैं, आया कि वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो इस्लामिक बैंक्स को फ्यूचर में किस सिचुएशन के अंदर देख रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग को रेगुलेटर जो करने वाला है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आया कि उसका विजन और मिशन क्या है, आया कि वो पाकिस्तान में ये जो नया बैंकिंग का सेक्टर डेवलप हो रहा है फ्यूचर में इसको कहाँ पर लेके जाना चाह रहा है। और जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि स्टेट बैंक ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। और जब मैं लेक्चर के एंड की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फोरकास्ट के हवाले से बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर में इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में किस नज़र से देख रहा है। और ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हौसला अफजा हैं। जो गवर्नमेंट है उसका भी रोल इंतहाई अहम है कि पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन देने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी की तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा सकें। और इसके अलावा जिस तरह हर सोसाइटी में कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सोसाइटी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और जिसमें हमारे रिलीजियस और उलमा इकराम ने भी पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ देने के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है और इसमें अपना भरपूर अपना इनपुट दिया है। वक्त के साथ साथ क्योंकि जब भी कोई आप नया बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई नया सेक्टर आप सामने लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का भी एट अ टाइम आपको सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एक नया सेगमेंट ऑफ बिज़नेस है। इसमें बहुत सारे अभी चैलेंजेस का सामना है, अभी इसमें बहुत सारी इम्परफेक्शंस हैं जिसको वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर लिया जाएगा और पाकिस्तान में एक सॉलिड इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद रख दी जाएगी। कुछ चैलेंजेस हैं जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर फेस कर रही है, वो आपके सामने रखूँगा। जिस तरह अभी जो स्टैटिस्टिक्स की मैंने बात की कि किस तरह 2003 से लेके 2010 तक इस्लामिक बैंक्स के एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सामने हमारे नज़र आई, लेकिन इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छी तरह इस फोरकास्ट को सामने नहीं रख सके और प्रोफेशनल्स को ट्रेन नहीं कर सके। और इस हवाले से क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से आपको ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो शरिया के हवाले से और जो मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं
ان کے حوالے سے اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں. لیکن جب یہ گروتھ ہونا شروع ہوئی تو پاکستان میں بہت سارے کالجز اسٹیبلش کر لیے گئے تاکہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے یا اسپیشلی بینکنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اور اس کی سب سے پہلی اگزامپل پاکستان میں ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس ہے, جس نے انشورنس کے حوالے سے بھی اور بینکنگ کے حوالے سے بھی جو MBA اور BBA کلاسز کا پنجاب یونیورسٹی کے فریم ورک کے اندر آغاز کیا. تو اسٹیٹسٹک کے مطابق پاکستان میں اگلے 4-5 سالوں کے دوران 15,000 ٹرینڈ اسلامک فائنینشیل پروفیشنلز کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو گروتھ پوٹینشیل ہے فیوچر میں اس کو وہ ٹیکل کر سکیں, اس کو سے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. اور ساتھ ساتھ اسلامک بینکس کے لیے یہ ایک اور چیلنج ہے کہ گروتھ کو کس طرح ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکے تاکہ جو لوگوں کا اعتبار ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اوپر رہے اور لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک فیل پروجیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں اسلامک بینکنگ کے, ان اداروں کو یہ بھی انشور کرنا ہوگا کہ کس طرح اس کی گروتھ کو سسٹین کیا جا سکے. یہ کوئی ببل نہ ہو کہ جو چند سالوں کے درمیان پھٹ جائے اور پھر پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. الحمدللہ اس میں بہت سارا پوٹینشیل ہے, لیکن انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گروتھ کا گراف ہے وہ اوپر جائے یا سسٹین کیا جا سکے اس کو. اور کس طرح آپ عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامک فائنینشیل سروسز کو وہ یوز کرنا شروع کریں. کیونکہ ہماری پاپولیشن ہے وہ گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 55% لٹریسی ریٹ ہے, اور ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ ولیجز کے اندر رہتی ہے. تو ایجوکیشن کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, TV کے ذریعے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور جو اسلامک بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کریں کہ ایک ایسا نظام موجود ہے کہ اگر آپ سود کی طرف نہیں جانا چاہتے, جس طرح سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, تو اس کو آپ پراپرلی یوز کر سکتے ہیں. اور ایک اور انتہائی اہم بات پروڈکٹ ڈفرینسیشن کے حوالے سے ہے کہ ایسی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر لائی جائیں جو کہ جن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کنونشنل پروڈکٹ سے ہٹ کے ہوں. یہ نہ ہو کہ دونوں پروڈکٹس کے اندر سملیرٹی ہو, جو ایک عام لے مین ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو کہ آیا کہ کون سی پروڈکٹ اسلامک پروڈکٹس ہیں اور کون سی جس کے اندر انٹرسٹ شامل ہے. اس حوالے سے بھی بڑے کیئرفل انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف, یونیفارمٹی کی طرف ایک اور قدم بڑھانا ہوگا تاکہ جو پروڈکٹ اینڈ سروسز ہیں اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ تکافل انشورنس کمپنیز کی فارم میں ہو, چاہے وہ فنڈ مینجمنٹ کی فارم میں ہو, چاہے وہ اسلامک بینکنگ کی فارم میں ہو, وہ ان کا ایک اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہو, وہ ایک اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ کی فارم میں سامنے ہوں. اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جیسا کہ حالیہ فائنینشیل کرائسس نے بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, جو نان اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, ان کو بری طرح ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے رکھا اور ان کے اندر جو ویکنیسز تھی. اس لیے اسلامک بینکس کو ایک پرو ایکٹیو طریقے کے ساتھ ان عناصر کو, ان فیکٹرز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں اور پروسیجرز ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا ہوگا تاکہ جو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن نظر آئے تو اسلامک بینکنگ کے اوپر اس کا جو لیسٹ امپیکٹ ہو, تاکہ جو انٹیگریٹی ہے اسلامک بینکنگ کی اس کو لوگوں کے سامنے قائم رکھا جا سکے. اور کیونکہ یہ کچھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کمپلیکس ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اکاؤنٹنگ رولز کس طرح کے ہوں گے, ٹیکسیشن کے حوالے سے کس طرح سے رولز ریگولیٹ کیے جا سکیں گے تاکہ جو فائنینشیل گروتھ ہے اس کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایک ول کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس پروسیس کو اور ایک فردر سٹیپ کے طور پہ سامنے لے کے آیا جا سکے, اس کو اور انہینس کیا جا سکے. اور جو لاسٹ میرے نزدیک ایک انتہائی اہم چیلنج ہے وہ ہماری ریلیجیس سوسائٹی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں خطبے کے اندر, مساجد میں, کہ وہ اسلامک فائنینشیل سروسز کو انہینس کریں. ہمارے علماء کرام کیونکہ ان کا ایک سوسائٹی کے اندر انتہائی امپورٹنٹ رول ہے, وہ عوام کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے. اگر اس میں کوئی خامیاں باقی ہیں تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو اس کو یوز کیا جا سکے. یہ وہ کچھ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ہماری گورنمنٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارے جو ریلیجیس باڈیز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اب
प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर मैं आपको बताता चलूँगा कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2012 के हवाले से अपना फोरकास्ट जारी किया है कि फ्यूचर आउटलुक क्या होगी, इस्लामिक बैंकिंग कहाँ पर जाएगी। तो 2012 के अख्ताम के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो कैपिटलाइजेशन है या जो उनके एसेट्स हैं, उनकी जो वर्थ है वो आलमोस्ट 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के करीब होगी। और अगले 5 सालों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 1200 के करीब नई इस्लामिक ब्रांचें जो छोटे शहरों के अंदर ओपन की जा सकें। और अगर ये 1200 ब्रांचें अगले 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं तो ओवरऑल जो शेयर होगा इस्लामिक बैंकिंग का पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 12% के करीब होगा। और माशाअल्लाह इतने 9 या 10 साल के कलील अरसे के दरमियान अगर आप 10 से 12% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं तो ये एक इंतहाई मुस्बत कदम होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है हम लोगों ने उसको भी अपने नज़र में रखना होगा। और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक है कि हमने परसेप्शन को चेंज करना है। जो आम लेमैन की परसेप्शन ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं उनमें सिमिलैरिटी है, जस्ट नेम एक चेंज कर दिया गया है। हमने आवाम को ये बावर करवाना है, उनको ये अश्योर करवाना है कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस अपना एक वजूद रखती है, ये इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक है। और इसके साथ साथ हमने जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, टैक्स के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो लीगल इश्यूज़ हैं, जो लिक्विडिटी के हवाले से इस्लामिक बैंक्स अपने इश्यूज़ फेस कर रहे हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस जगह कर सकते हैं, अगर उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है उसके हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। और इसमें जो बिग बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, MCB है, और जो बड़े बड़े नाम हैं वो इसमें इंतहाई अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी छोटे बड़े देहातों में, दूर दराज के इलाकों में मौजूद है। तो वो अपना एक इंतहाई अहम रोल अदा कर सकते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज हैं वो आवाम तक जल्द अज जल्द तरीके से पहुँचाई जा सकें। और इस हवाले से जो पोजीशनिंग है इस्लामिक प्रोडक्ट्स की, उसको भी आवाम के सामने आवाम की नीड्स के मुताबिक कि आवाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आया कि उन्हें सकूक किस तरह हम लोग इशू कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट किस तरह हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट लोन या कर्ज़ हसना किस तरह हम दे सकते हैं, ये भी इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं इस्लाम के अंदर, हदीस के अंदर, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हैं। और ये और मुसलमानों के साथ साथ ये सिर्फ स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए नहीं हैं, ये तो कंप्लीट वॉक ऑफ लाइफ के लिए हैं कि इस्लाम किस तरह पूरी जो इंसानी ज़िंदगी है उसको कवर करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो शरिया और सुन्ना के मुताबिक हैं, और यह शरिया और सुन्ना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है या ना ही सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के लिए है कि जस्ट हम इसको एक बिज़नेस के तौर पे देखें, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हम सब लोगों के लिए एक रहमत और शफा का ज़रिया बना के भेजा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने थोड़े टाइम पीरियड के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इनोवेशन लेके आ सकें ताकि हम लोग कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर अपनी जो एक वर्थ है, अपना एक मार्केट शेयर है उसको हासिल कर सकें और हम लोग जो नई मार्केट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको ये हेल्प करेगा कि पाकिस्तान में जो जो चीज़ें हमने कवर की कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकल रीजंस क्या थी, क्यों हमने इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ किया, स्टेट बैंक का पाकिस्तान में विजन क्या था, और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह जो पाकिस्तान में एक एक्विटी और ब्रदरहुड के बेस के ऊपर फाइनेंशियल सिस्टम का इनकाद चाहते थे और किस तरह ग्रोथ हमारे सामने आई। और ये सब बातें हमारे लिए हौसला अफजा हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर भी, वो इसके हवाले से अपना जो प्रोएक्टिव रोल है वो जारी रखेंगे। और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग है वो एक वायएबल इस्लामिक बैंकिंग के तौर पे सामने आएगी और वो कन्वेंशनल बैंकिंग का मुकाबला कर सकेगी और लोगों को उनकी बुनियादी ख्वाहिशात के मुताबिक, इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक उनको जो बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और लोगों के अंदर खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। महर मोहम्मद अशफाक को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
فی امان اللہ. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الإدمان وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان.